जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के वीकली करंट अफेयर सेशन में। आइए आज बात करते हैं जून 29 से 5 जुलाई 2025 तक इस पूरे सप्ताह में हुए उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, बस इसी को अपना ध्येयवाक्य बनाते हुए कल्पाक्ष अपने वीकली करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी 2026 के। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कल्पाक्ष ने सी सेट के डर को खत्म करने के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है आनंद पांचाल सर के गाइडेंस में, जो 10 जुलाई से ऑफिशियली कल्पाक्ष के ऐप पे स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ में मैथ्स, रीजनिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको पूरा कवर किया जाएगा, फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम रॉ, फ्रॉम बिगनिंग। कोर्स का फीस है 999 और अभी रिसेंटली या फिर 10 जुलाई तक एक ऑफर प्राइस 999 रुपीज में हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, जो कल्पाक्ष के एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। डेमो लेक्चर्स जो पेपर एनालिसिस के हैं वो कल्पाक्ष के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं वहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो अगर सी सेट को लेकर आपके मन में भी डर है तो इसको गो थ्रू होना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि कल्पाक्ष वीकली करंट अफेयर के साथ साथ यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी जो एग्जामिनेशन है इनके लिए एक डेली करंट अफेयर सेशन चला रहा है जो लगभग 10 मिनट्स का रहता है। सो 10 मिनट्स एवरीडे, जो आपको कल्पाक्ष के इसी सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जहां हम डेली करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपीएससी संबंधित उन क्विज के बारे में जो अभी वर्तमान में न्यूज में है। First question is that with reference to the ham radio, consider the following. It is licensed radio service that relies on radio waves establishing communication. It is largely deployed for educational and knowledge purpose. Communication cannot be set up between two licensed hams. In India, any individual above the age of 21 is permitted to operate a ham radio. शायद ये आपने इस ham रेडियो के बारे में कभी सुना हो तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अपना ओपिनियन इसके आधार पर डालें। चलिए हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ham रेडियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भर करती है। इसे बड़े पैमाने पर शैक्षिक एवं ज्ञान के उद्देश्य के लिए तैनात किया गया है। दो लाइसेंस प्राप्त हैम के बीच में संचार स्थापित नहीं किया जा सकता। भारत में 21 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को हैम रेडियो संचालित करने की अनुमति है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सही युग्म को चुनिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन कहां से निकल कर आया। तो ये क्वेश्चन निकल कर आया शुभांशु शुक्ला के आईएसएस विजिट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो उनका विजिट गया वहां से, वहीं से इसके आंसर भी मिलते हैं। सुनिए, शुभांशु शुक्ला जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है वो हैम रेडियो का यूज उन्होंने किया आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, अब जो स्कूल चिल्ड्रन से अपने देश में उनसे बात करने की। अमेचर रेडियो, जिसे कई बार हम हैम रेडियो के नाम से जानते हैं, इसे बेसिकली अमेचर रेडियो के नाम से जाना जाता है। ये एक लाइसेंस रेडियो सर्विस है जो यूज करती है क्या, रेडियो वेव्स को टू क्रिएट कम्युनिकेशन। Ham radio service is mostly used to educational and information purpose as well as emergency or SOS communication. Trained ham operator can establish connection between two licensed amateur radio operational using designated frequency. इस आधार पर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या बन जाते हैं, करेक्ट बन जाते हैं, पर 3 इनकरेक्ट है, जो ये कहता है कि दो लाइसेंस हैम रेडियो में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट इससे संबंधित देखते हैं कि कम्युनिकेशन माइट बी हाइपर लोकल, ग्लोबल और स्पेस बेस्ड। इन इंडिया एवरीवन एज ऑफ 12 ईयर इज एंटाइटल्ड टू यूज हैम रेडियो। तो इस आधार पर जो स्टेटमेंट 4 जो 21 ईयर एज की डिफाइन करता है वो भी क्या होता है, वो भी गलत बन जाता है। इन 1893 आर्मेचर रेडियो वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अ स्पेस शटल टू कम्युनिकेट बिटवीन स्पेस एंड अर्थ। ये इससे संबंधित एक फैक्ट आपको मिलता है। अगर इसी के आधार पर बारे में बात करें तो द ISS also contain ham radio called amateur radio on the International Space Station ARISS, which is frequently used to coordinate astronaut-student contact. The goal of such exchange is encourage the next generation. The teaching opportunity जो है वो इस आधार पर मिलती है और कई सारे देश इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएस, रशिया, कनाडा, जापान और यूरोप, साथ में भारत भी इसमें काम कर रहा है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है बी।
ठीक है, बी इन द सेंस ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा 2 ऑप्शन करेक्ट है? पहला इट इज लाइसेंस रेडियो सर्विस और दूसरा इट इज लार्जली डिप्लॉयड इन एजुकेशनल पर्पस। ये 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। सो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2। आई थिंक हेम रेडियो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन ही यूपीएससी करंट अफेयर बेस्ड कॉन्टेक्स्ट से निकालती है। वो डायरेक्ट करंट अफेयर से सवाल नहीं पूछती, वहां से न्यूज में बने किसी पर्टिकुलर इवेंट को वो अपना क्वेश्चन का बेस बना देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द INS तमल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is commissioned at the Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia. It is the 8th Talwar class frigate, improved version of Korvette 3rd class frigate, built by Russia for Indian Navy. As part of Project 1135.6, the Navy described INS Tamal as a formidable moving fortress at sea. How many of above statement are correct? हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन कहता है INS तमाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रूस के कैलिनिनग्राड यंदर जो शिपयार्ड है वहां से कमीशन किया गया है। यह 8वां तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है जो क्रिवेक 3rd श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है जिसे रूस ने प्रोजेक्ट 1135 के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। नौसेना INS तमाल को समुद्र में एक दुर्जय गतिशील किले के रूप में वर्णित करती। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में भी हमने इसके बारे में बात की थी। चलिए इसको थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। द कमीशनिंग ऑफ INS तमाल एट द यंतर शिपयार्ड ऑफ कलिंगर्ड, रशिया पॉसिबली मार्क द इंडियन नेवीज फाइनल फ्रिगेट बिल्ट वॉरशिप। इस आधार पर अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है? करेक्ट होता है, जो ये बताता है कि कहां पर इसे कमीशन किया गया। सेकेंड बात करें, दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द नेवी व्हिच हैज ग्रेजुअली इंडिजिनाइज्ड शिप बिल्डिंग प्रोसेस। INS Tamal is the 8th Talwar class frigate, which are modified version of Korvette 3rd class frigate manufactured by Russia Indian project. इस आधार पर स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या हो जाता है? वो भी करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट इज आल्सो द सेकंड ऑफ 4th फेलो ऑन द शिप टू द क्लास ऑर्डर्ड इन 2018। ठीक है, द नेवी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्मिडल मूविंग फोर्ट्रेस एट सी। इस तरह से कौन सा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है? 3rd वाला। इस आधार पर इस क्वेश्चन का कौन सा अगर देखा जाए प्रोजेक्ट करेक्ट है तो सी इज द करेक्ट, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर है सी विथ रेफरेंस टू INS इंडियन नेवल शिप तमाल, जिसको हम कराची पोर्ट के बाहर या कराची पोर्ट को टारगेट करने के लिए क्या करने वाले हैं? डिप्लॉय करने वाले हैं इन अरेबियन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपके ओपिनियन इस सेशन को लेकर जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके ओपिनियन है कि क्या सेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट आप अपनी तरफ से चाहते हैं। अपनी प्रेजेंट भी लगाइएगा कि आपने सेशन अटेंड किया है, तो कमेंट बॉक्स में वो चीजें हमें समझने को मिले। अगला बात करते हैं। द गल्फ ऑफ पारिया was recently in news is a shallow body of water between the island of Trinidad and Venezuela, Saint Lucia and Barbados and Saint Vincent and the Grenadines, Saint Vincent and the Grenadines and Brazil। पारिया की खाड़ी हाल ही जो खबरों में है वो किन देशों के बीच में स्थित है? त्रिनिदाद द्वीप एंड वेनेजुएला, सेंट लूसिया एंड बारबोडस एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस और ब्राजील, किनके बीच में संबंधित? ये पूरी खबर न्यूज में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने साउथ अफ्रीका विजिट पे गए। साउथ अफ्रीका विजिट में उन्होंने एक जो वहां के मिनिस्टर के साथ में एक बैठक किया और वो था टेम्पल ऑफ द सी, जो गल्फ ऑफ पारिया में सिचुएटेड। कहां पर सिचुएटेड है? तो एक तरफ है आपका वेनेजुएला और दूसरी तरफ है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और यहीं पर ये गल्फ ऑफ पारिया जो है सिचुएटेड है। और यहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जो स्पीच है वहां दिया था। उन्हें सम्मानित भी किया गया था त्रिनिदाद के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। सो ये एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए, और इस आधार पर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनता है आपका ए, दैट त्रिनिदाद और वेनेजुएला के बीच में ये जो पूरा बीच है ये क्या है? सिचुएटेड है। आई बात समझ में? यहां तक शायद कोई डाउट आपके बीच में हो तो बताइएगा। इसमें यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, with reference to the fertilizer, consider the following statement. In 2023, India imported about 20% of its total fertilizer from Gulf countries. India imports 100% of muriate of potash.
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक सवाल है आपके लिए, कहता है कि 2023 में भारत ने अपने कुल उर्वरकों का लगभग 20% खाड़ी देशों से आयात किया है। भारत म्यूट्रेट ऑफ पोटास का 100% जो है वो आयात करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बताइएगा कि ये जो म्यूट्रेट ऑफ पोटास है, इसका उपयोग खेतों में किस चीज के लिए किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। While the worldwide headlines focusing on oil price is aftermath of the Iran-Israel war, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी जो है उस पर भी एक कंसर्न है और यहीं से सवाल बना। जब ईरान और इजराइल दोनों के बीच में डिस्प्यूट आया तो हमें ऑयल शॉर्टेज तो होना ही था, पर साथ साथ गल्फ कंट्रीज से भारत का जो इंपोर्ट वो भी अफेक्ट होना था, इसीलिए न्यूज में बना। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर नेशन और अपने जो फर्टिलाइजर की डिमांड है उसकी पूर्ति के लिए बाकी देशों पे डिपेंडेंट है, जिसमें आपके बड़े कंट्री में कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये वो लोग आते हैं। 2023 में इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% अपना जो टोटल फर्टिलाइजर्स है उसे परचेज किया है गल्फ कंट्रीज से। तो इस आधार पर स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। वहीं अगर बात किया जाए तो इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ यूरिया, 60% ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट और 100% ऑफ म्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश जो है उसे भी क्या किया, इंपोर्ट किया। इस आधार पर सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या होता है, वो भी करेक्ट होता है। और यहाँ एक और चीज आपको समझने की है कि भारत यूरिया का 20% इंपोर्ट करता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट का 60% और म्यूट्रेट पोटाश का 100% क्या करता है, इन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, दैट बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कोई डाउट अगर यहां आपके दिमाग में है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। He was born in Kolkata in 1893 to an influential Brahmo Samaj family. Second, he came back to India and spent his life in both setting up statistics, the science of collecting reading data, as an academic discipline and applying the academic knowledge in practical scenario. In 1950, he helped India to conduct national sample survey. The above mentioned statement refers to, ठीक है, किससे संबंधित यह है, कल्याण मुपड़ी राधाकृष्णा राव, जयंत कुमार घोष, अनिल कुमार गेन एंड प्रशांत चंद्र पीसी महानलाबिस। किन से संबंधित यह है, इसको समझिए। कहा जाता है कि उनका जन्म 1893 में कोलकाता में एक प्रतिभाशाली ब्रह्मो समाज के परिवार में हुआ। वे भारत वापस आए, अपना जीवन सांख्यिकी डेटा एकत्र करने में और उसको एक व्यवहारिक कोर्स के रूप में स्टैब्लिश करने में लगा दिया और 1950 में उन्होंने भारतीय नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने में मदद की। ये जो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो किस व्यक्ति के संदर्भ में है, कल्याणपुड़ी राधाकृष्णा राव, जयंत कुमार घोष, अनिल कुमार गेन और प्रशांत चंद्र महानलाबिस। ये करेक्ट आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे अगर बात की जाए कि ये तीनों जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है प्रशांत चंद्र महानलाबिस जो है उनके संबंध में। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसके मुख्य सूत्रधार भी रहे, वो भारत में सैंपल सर्वे स्टैब्लिश करने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। बाकी स्टेटमेंट वो इससे संबंधित है जिसका डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा। तो द इंडिविजुअल इज बेटरली नोन फॉर व्हाट, बेटर नोन फॉर इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्वे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू द निपा वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वायरल डिसीज, इट स्प्रेड्स बाय बर्ड, इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। निपा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वायरल बीमारी है, यह पक्षियों द्वारा फैलती है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। निपा वायरस काफी लंबे समय से न्यूज में है। आपका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि वर्तमान में केरल की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने एक इशू जो एक लेटर इशू किया है और उसमें निपा वायरस से संबंधित उन्होंने कुछ बात की। निपा वायरस के बारे में बात करें तो एक सीवियर और पॉसिबली फेटल वायरल डिसीज है जो फूड बैट्स के आधार पर स्प्लिट होती है और जो ह्यूमन जो है वो एक ह्यूमन से एनिमल में क्या है, स्प्रेड होती है। इसलिए अगर कहा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पर्सन टू पर्सन इसे क्या
क्या होता है, ट्रांसमिट भी होती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट आ जाते हैं। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ओनली 2 इज करेक्ट। यहां समझेगा, एक तो वायरल डिसीज है ये करेक्ट है, और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है बाय बर्ड्स वाला जो है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली टू बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि रिटेलिटरी ड्यूटी रिफर्स टू, प्रतिशोधनात्मक शुल्क से तात्पर्य है, इट इज इंप्लीमेंटेड टू फोर्स अनदर कंट्री टू लोअर इट्स टैरिफ और मेक ट्रेड कंसेशन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री बाय एक्सपांडिंग ट्रेड विद अदर नेशन, regulatory measures on other than the tariff that restrict import, imposing duties on foreign goods sold below fair market value। ये वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनसे संबंधित ये पूरा सवाल है कि प्रतिशोधनात्मक शुल्क से तात्पर्य है इसे किसी अन्य देश में अपने टैरिफ कम करने, व्यापार रियायत देने के लिए मजबूर करने के लिए लागू किया जाता है। अन्य देशों के साथ व्यापार का विस्तार करके किसी विशेष देश पर निर्भरता कम करना, टैरिफ में अलावा अन्य विनियामक उपाय जो आयात को प्रतिबंधित करते हैं, और उचित बाजार मूल्य में कम पर बेचे जाने वाले विदेशी सामानों पर शुल्क लगाना। कौन सा स्टेटमेंट सही से रिटेलिटरी ड्यूटी को रिफर करता है? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तब तक मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि जिस तरह से इंडिया और यूएस के बीच में पूरा कंसर्न चल रहा है वहां से पूरा निकल कर आया है। So, अगर the idea for retaliatory duty come as a government official have stated that the US may not be prepared to make consensus on certain commodities on our country। इसलिए भारत ने, क्योंकि भारत का और यूएस के बीच में जब बात की जाए ना, तो हम यूएस से कई सारी चीजें, ऑटोमोबाइल, एल्यूमिनियम या बाकी चीजें इंपोर्ट करते हैं जिस पर हमने ड्यूटी घटाने की बात करते हैं, परंतु यूएस भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में भी एंटर करना चाहता है, जो भारत के लिए काफी कंसर्निंग है, क्योंकि भारत का खुद का एक एग्रीकल्चर मार्केट काफी बड़ा है, और अगर वहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया आती है तो भारत के मार्केट को डिस्टर्ब कर देगी, और इसलिए भारत ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उस पर लगा रखा। और भारत का कहना है कि ठीक है, अगर कंसेंसस बनता है तो ठीक, और अगर नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, हम भी रिटेलिटरी टैक्स जो है वो लगा देंगे, जिसको लेकर हमने डब्ल्यूटीओ को अपना लेटर जो लिख भी दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या है, इट इज इंप्लीमेंटेड टू फोर्स अनदर कंट्री टू लोअर इट्स टैरिफ और मेक ट्रेड कंसेंसस। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई डाउट इस मुद्दे से संबंधित है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को झुकना चाहिए? क्या भारत को स्ट्रॉन्ग होकर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनसे लड़ना चाहिए? क्या ओपिनियन आप रखते हो? क्या इंपैक्ट उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में उसके संबंधित अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू द ऑलिव रिडल टर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑलिव रिडले कछुए से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। This species among the smallest but the most widespread and abundant of the world sea turtle. It is olive green in color. They are only found in the tropical region of the Pacific Ocean. How many of above statement are correct? Only one, only two, only all three या none? हिंदी में पढ़ें। यह प्रजाति दुनिया के समुद्री कछुओं में सबसे छोटी लेकिन सबसे व्यापक और प्रचुर है। इसका रंग जैतून हरा है। यह केवल प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या सभी, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप किसके बारे में जानकारी रखते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। अभी वर्तमान के जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है उसने प्रपोज किया है अप्रूवल फॉर proposed international airport in Odisha Puri, citing the region of his concern about the potential harm on olive riddle turtles Ervavedi। ठीक है, जो हमारा एक मिनट, जो एरवावेडी में क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट है जो डॉल्फिन के लिए इंपैक्ट करता है। The olive riddle heart shaped shell is olive green in color, hence the name of this species sea turtle is among the smallest but is also the most widespread and plentiful। Olive riddle have two nesting strategies, सॉलिटरी और अरीबरा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो वो दोनों करेक्ट है।
और इसमें यह कहा गया कि मेनली कहां पर पाया जाता है, तो ये बेसिकली कहां, पैसिफिक, इंडिया एंड अटलांटिक ओशन में मिलता है। इस कारण जो पैसिफिक से संबंधित इसका सवाल है कि ओनली 3 इज करेक्ट, वो गलत है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होते हैं, पहला एंड सेकेंड। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। और इस समय इसके लिए स्पेशल रिजर्व्ड एरिया हमने बना रखा और ये काफी महत्वपूर्ण है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के संदर्भ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द DAC इज टॉप बॉडी टू क्लियरिंग मेजर कैपिटल एक्विजिशन फॉर डिफेंस। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और DAC रक्षा के प्रमुख पूंजी अधिग्रहण मंजूरी देने वाला शीर्ष निकाय है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? केवल 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 and 2। वर्तमान में भारत ने एक बड़ा लगभग 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो बजट सेट किया है किसके लिए? डिफेंस एक्विजिशन के लिए। इस आधार पर यहां से सवाल जो बनता है कि 1.5 करोड़ रुपीस हमने क्या है आर्म फोर्सेस को दिए कि आपको जो खरीदना है खरीद लो भैया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं फिर हो सकती है और लड़ने के लिए हथियार तो चाहिएंगे इसे। उस आधार पर कहा जाता है कि कौन इसे चेयर करता है? तो इसे चेयर करता है डिफेंस मिनिस्टर। इस आधार पर स्टेटमेंट 1 की से प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो गलत हो जाता है। सेकेंड, ये टॉप मोस्ट बॉडी है जो क्या करती है, आपका डिफेंस से संबंधित जो भी अधिग्रहण होता है उसको डिफाइन करती है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिफेंस से संबंधित सारी चीजें जो इसी काउंसिल के थ्रू निकलती है जिसको डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं, बात आपके दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। that India has agreed to sign a new 10-year defense partnership framework। भारत ने एक नए 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी ढांचे को हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है। किस देश के साथ? यूके, जर्मनी, यूएस, फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस। आपका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि इंडिया और यूएस जो है दोनों ने इस चीज को लेकर काम किया है जिसमें 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे संबंधित एक अनाउंसमेंट भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट द्वारा किया गया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट इसको लेकर ऑफिशियल भारत ने जारी किया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो सी कि हम अमेरिका के साथ में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने वाले। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पूरे वीक से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण। ऐसे तो करंट अफेयर के नाम पर जमाने की चीजें बाजार में अवेलेबल, पर यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज मच इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। क्या नहीं पढ़ना है ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है उससे। सेशन को लेकर अगर कोई ओपिनियन आपका है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सप्ताह अगले संडे को इन्हीं करंट अफेयर के साथ।